8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी है। बिहार में अब तक 1 बजे तक का आंकड़ा आपको बता देते हैं, 35.65% मतदान हुआ है। चंडीगढ़ में 1 बजे तक 40.14% मतदान हुआ है। हिमाचल की बात कर ले तो 48.63%, झारखंड में 46.80% मतदान हुआ है। ओडिशा की बात करें तो 37.64% मतदान हुआ है। पंजाब में 37.80% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 39.31% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 45.07% मतदान हुआ है। देखिए, अब ये 1 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। थोड़ी ही देर में 3 बजे तक का भी आंकड़ा सामने आ जाएगा, क्योंकि 3 बज चुके हैं और कितना प्रतिशत मतदान 3 बजे तक का हुआ है वो लगातार सामने आते हुए नजर आने वाला है। क्योंकि देखिए, गर्मी भी बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मतदान जो है इस वक्त थोड़ा स्लो हो जाता है। लोग घरों से निकलना इस वक्त पसंद नहीं करते, लेकिन शाम होते होते मत प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। बिल्कुल ऋतु, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार तस्वीरें भी हमने हमारे दर्शकों को दिखाई और आपको परसेंटेज भी दिखा रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता रहे हैं कि कौन से राज्य में कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 13 सीटें हैं जिन पर मतदान जारी है, जहां आपको बताएं कि इन सीटों पर कितना प्रतिशत तक मतदान हो चुका है। जहां बलिया में 1 बजे तक 38.04% मतदान हो चुका है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए लोकतंत्र का महापर्व है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जो दिग्गज है, सियासी दिग्गज, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, अपने वोट का प्रयोग किया, जिसमें बिहार के राज्यपाल पहुंचे, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के पहुंचे, लक्ष्मण आचार्य पहुंचे और हिमाचल के राज्यपाल ने अपने मत का प्रयोग किया, नेता प्रतिपक्ष पहुंचे हिमाचल प्रदेश के, इसके साथ ही सुखबीर सिंह बादल भी पहुंची। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए, क्योंकि देखिए लगातार लोकतंत्र का महापर्व जारी है, मतदान लगातार जारी, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, इसके साथ ही और हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश स्टेट हेड, जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी राजकुमार चौधरी, क्योंकि देखिए अंतिम पड़ाव है ये, अंतिम पड़ाव को किस तरीके से देखा जा सकता है। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो पिछले चरणों के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल दीपिका, स्वाभाविक तौर पर देखिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बिल्कुल हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की जो अंतिम 7वें चरण की जो मतदान है वो मतदान हो रहा है लगातार। स्वाभाविक तौर पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस पूरे चुनाव को अगर देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे चरण को जैसे जैसे चरण आगे चले वैसे वैसे मतदान थोड़ा सा बढ़ा। और आज की जो संभावना है, आज की संभावना भी 60% से ज़्यादा मतदान होने की लगाई जा रही है। और जिस तरीके के हालात और परिस्थितियों में चुनाव हुआ, उस चुनाव में एक बात जरूर तय हुई कि तमाम जो रणनीति थी, तमाम रणनीति लोकतंत्र में, देखिए इतनी बड़ी खासियत होती है लोकतंत्र की कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। विपक्ष ने भी अपनी तरफ से पूरे तरीके से जो भी वो कह सकते थे, जिस तरीके से पूरे जो मुद्दे थे उन मुद्दों को स्वाभाविक तौर पर, चाहे हम बेरोजगारी की बात कर लें, चाहे हम महंगाई की बात कर लें, उसको खूब बुलाने का प्रयास किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूरी रणनीति को देखा कि पहले 2 चरण में उन्होंने जिस तरीके से गारंटी दी और उसके बाद फिर अपने उम्मीदवारों को आगे करने का जो प्रयास किया, वो एक रणनीति स्वाभाविक तौर पर एक सफल होती हुई जरूर दिखेगी। आज हालांकि 6 बजे के बाद चुनाव जो विश्लेषक हैं, जो चुनावी पंडित हैं, वो अपनी बातों को कहना शुरू करेंगे। 2 दिन का जो समय है उसमें थोड़ा सा जरूर लोगों को संयम बरतने की आवश्यकता है। और 4 तारीख को जो परिणाम सामने आएंगे वो स्वाभाविक तौर पर बहुत बेहतर होंगे लोकतंत्र के लिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का, उन्होंने 400 पार सीटों का आंकड़ा जो उन्होंने दिया, तो जो उन्होंने रणनीति बनाई, अब उस पर वो खरे उतरते हैं, नहीं उतरते हैं। बहुत सारे 40 से ज़्यादा उम्मीदवार ऐसे थे कि जो 3 लाख से अधिक मतों से पहले विजयी हुए, क्या वो उस लीड को पार कर पाएंगे, क्या उस लीड को बढ़ा पाएंगे या उस लीड पर रुक पाएंगे, ये भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन 4 तारीख का स्वाभाविक तौर पर इंतजार जरूर करने की आवश्यकता है। और जैसे जैसे मतदान बढ़ रहा है उस तरीके से थोड़ा सा टेम्परेचर भी जरूर कम हो रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होंगी। आज इंडी गठबंधन की जो है बहुत महत्वपूर्ण बैठक कल होनी है, उसके लिए लोग दिल्ली में इकट्ठा होने लगे हैं। अब किस तरीके के शब्द बाण अगले 2 दिनों में चलते हैं, इस पर भी पूरे देश की निगाह रहेगी। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो है, ये चुनाव पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी दुनिया की निगाह इस पर है। पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से हिंदुस्तान ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि
में सुधार करने का प्रयास किया और रक्षा के क्षेत्र में तमाम तरह के जो नए जो आयाम स्थापित किए उसमें भी कहीं ना कहीं चार चांद लगते हुए दिखेंगे। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को किस तरीके के परिणाम सामने आते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, चूंकि उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं और इन 13 सीटों में कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसमें एनडीए की साख दांव पर लगी हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गोरखपुर सीट हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये तमाम वो सीटें हैं जिस पर नजर इस वक्त लगातार बनी हुई है। वहीं मत प्रतिशत की बात करते हैं, लगातार 6 चरणों का हमने जिक्र किया, किस तरह से धीमा मत प्रतिशत देखने को मिला था, लेकिन 7वें चरण में थोड़ा मत प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्या ये आखिरी चरण आते आते, चूंकि पूर्वांचल का एरिया है और पूर्वांचल में तमाम पार्टियों का प्रभाव भी बहुत ज्यादा रहता है? बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, अगर पूर्वांचल की हम बात करते हैं तो सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि चूंकि पहले 4, 5, 6 चरण जब चुनाव हो गए रहते हैं तो चुनाव की रणभेरी एक तरह से पूरे प्रदेश में या देश में बच गई रहती है, लोगों में जागरूकता हो जाती है और कुछ हद तक जिस तरह से राजनीतिक दलों द्वारा अपील किया गया और फिर अन्य लोग भी निकले जो शहर में थे वो गाँव में भी काफ़ी हद तक आए और अपने मत का प्रयोग करते हुए देखे जा रहे हैं। हम बात कर लें गांव से लेकर शहर तक तो जैसा देखा गया कि सामान्यतः जो लोग बाहर सर्विस में थे वो लोग भी आए हुए हैं मतदान करने और उसी की देन है कि 1 बजे तक लगभग 39.1% के आसपास में उत्तर प्रदेश में भी मत प्रतिशत बढ़ा है। अब 3 बजे का आंकड़ा आएगा और ऐसा माना जा रहा है कि शाम 6 बजे तक ये आंकड़ा 60+ ही रहना चाहिए। वहीं हम बात कर लें अगर गोरखपुर सीट की बात कर लें तो चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट के रूप में गोरखनाथ नगरी की सीट के रूप में गोरखपुर की सीट जानी जाती है, ऐसे रवि किशन प्रत्याशी हैं। यहाँ पे जब मतदाताओं से हमने बात की, महिलाओं से बात की, जो फर्स्ट टाइम वोटर से बच्चियां थी उनसे बात की, तो सुरक्षा और विकास सुशासन को लेकर आम जनता और बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर इन लोग मतदाताओं ने बताया कि हम इस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। महाराजगंज भी हार्ड सीट हो जाती है क्योंकि 6 बार के सांसद भारतीय जनता पार्टी से पंकज चौधरी को इस बार कांग्रेस वहां कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं अगर घोसी की बात करें तो ओपी राजभर इस समय कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में और इस समय एनडीए के हिस्सा हैं, उनकी सीट भी वहां पे चूंकि गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो उनकी कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है। वहीं गाजीपुर की बात कर लें, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये पहला लोकसभा का चुनाव है और वहां पे समाजवादी पार्टी काफी मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बलिया की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर इस समय चुनावी मैदान में है और वो काफी मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो चुनाव लड़ते हुए मजबूती से दिखाई दे रहे हैं। मिर्जापुर सोनभद्र की जब हम बात करते हैं रॉबर्ट्सगंज की तो स्वाभाविक सी बात है अनुप्रिया पटेल जो अपना दल एस के एनडीए के हिस्सा है काफी मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि उनका एक खास वोट बैंक है वहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी और उनका जब गठबंधन होता है तो वो काफी मजबूती से लड़ती हैं और चुनाव जीतती हैं। वहीं बांसगांव की हम बात करें तो कमलेश पासवान को कड़ी टक्कर कांग्रेस वहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। बात जब हम वाराणसी की करते हैं तो सबसे हार्ड सीट वाराणसी हो जाती है जहाँ के मतदाता सिर्फ सांसद नहीं बल्कि देश का पीएम चुनते हैं और इस बार वहाँ लड़ाई हार और जीत का नहीं है बल्कि इन आंकड़ों का है कि इस बार जीत का फासला कितना बड़ा होगा और काशी की जनता इस बार ज्यादा सक्रियता भी अपनी दिखाई दे रही है कि पिछली बार जितने वोटों से हमने पीएम नरेंद्र मोदी को जिताया था इस बार उससे भी ज्यादा सर्वाधिक वोटों से जिताए। तो उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों का ये समीकरण है। अगर गाजीपुर, घोसी, मऊ की बात करें तो इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है, वहीं कुशीनगर में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से लड़ रही है और अन्य सीटों पे 2 सीटों पे अपना दल एस मजबूती से लड़ रहा और 6 सीटों पे बीजेपी लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और 2019 के चुनाव में भी इन 13 सीटों पे 9 सीटों पे बीजेपी जीती थी और दो सीटों पे अपना दल एस जीता था और 2 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी जीती थी क्योंकि पूर्व समय में 19 में सपा और बसपा का गठबंधन था और 2 सीटें उन लोगों को प्राप्त हुई। बिल्कुल राघवेंद्र, और ये पूर्वांचल की जो सीटें हैं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है तमाम पार्टियों के लिए और इस गढ़ को हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन किसका दमखम देखने को मिलेगा 4 जून को ये तस्वीर साफ होगी। आप दोनों लगातार जुड़े रहिए। इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महामतदान की कवरेज लगातार जारी और हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता है सहयोगी वो भी हमारे साथ लगातार बने हैं। राजकुमार, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात की, मुद्दे कई हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर जो पहला चरण था और अंतिम चरण तक क्या कुछ लगता है आपको, मुद्दों में बदलाव हुआ है यहाँ पर? देखिए दीपिका, सबसे पहले मैं एक अपडेट कर दूं कि इस समय तिरुवनंतपुरम में जो साधना चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो साधना उनकी पूरी हो गई है। और साधना को पूरी करने के बाद उन्होंने विवेकानंद की जो वो मूर्ति थी उसमें जो अपने गले से हार निकाल कर उनके चरणों में रख के, और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने जो ये साधना की है उस साधना का समापन जो हुआ है वो भी कहीं ना कहीं एक नई शक्ति, नई ऊर्जा को आगे देगा। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को किस तरीके के परिणाम आते हैं और आगे आने वाले समय में किस तरीके से देश की राजनीति चलती है। अब आपके मूल सवाल पे आते हैं। मूल सवाल पे स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि 7 चरणों में जिस तरीके से चुनाव हुए उसमें अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश पश्चिम की तरफ से जब चलता है, क्योंकि सहारनपुर और सहारनपुर के अलावा मेरठ, मुजफ्फरनगर और ये जो इलाका है जिसको गन्ना बेल्ट के तौर पे कहा जाता है, इसमें एक स्वाभाविक तौर पे एक नई हलचल चुनाव के दौरान थी। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के साथ एक पैचअप हुआ और पैचअप होने के बाद जब समझौता होने के बाद 2 सीटें देकर राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ मिला गया, उसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को जिस तरीके से एक सम्मान देश का सबसे बड़ा दिया, उसने कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हलचल जरूर पैदा की और एक जो नए समीकरण बनते हुए जो दिख रहे थे। क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी साथ लड़के चुनाव लड़े थे, और उसी परिस्थिति में, उसी परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से राजनीतिक हालात एकाएक बदले तो जो हवा पश्चिम से चली वो स्वाभाविक तौर पर पूरब की तरफ जाती हुई दिखी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जो पार्टी के बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जिस तरीके से किसान आंदोलन की यदि बात कर लें तो जो किसान आंदोलन 1 साल तक चला उसमें भी कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, और वो एक साथ जो विरोध का जो सगुफा था वो फुस होता हुआ दिखा। लेकिन अब वोट परसेंटेज जो है, वोट किधर गया है, ये एक गुप्त मतदान के तौर पर माना जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि राजनीतिक भविष्यवाणी करने से बचना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर जो पश्चिम से जो हवा चली वो पूरब की तरफ जाते जाते नए समीकरण बनते दिखे। बीच में आरक्षण की बात आई, बीच में बेरोजगारी और महंगाई के भी मुद्दे उठे विपक्ष की तरफ से, लेकिन उन सबकी काट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता करते हुए दिखे। मेरठ में अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा गया है राम के तौर पर। जिस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर के जो मुद्दा है उस मुद्दे को जीवंत करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो स्वाभाविक तौर पर एक जो ध्रुवीकरण था वो ध्रुवीकरण नहीं हुआ, बल्कि एक हिंदू और मुस्लिम वोटों का जो कहीं ना कहीं एक फासला था वो एक बनता हुआ दिखा। और उसके अलावा जो लोकल कैंडिडेट थे, धीरे धीरे उन कैंडिडेटों को भी आगे लाया गया, और जिस तरीके के समीकरण बने, जो हवा पूरब पश्चिम से चली वो स्वाभाविक तौर पर आज पूरब की तरफ अग्रसर है। और आज अंतिम चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, चाहे गोरखपुर की बात कर लें, चाहे हम बनारस की बात कर लें, उसके अलावा और तमाम जो कुशीनगर बिल्कुल नेपाल का बॉर्डर लग जाता है, तो वो जो इलाका है उस इलाके में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की कमर तोड़ने का प्रयास किया, तो वो एक कहीं ना कहीं एक आम आदमी को, क्योंकि देखिए सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। अगर सुरक्षा है, अगर आप जिंदा हैं तो आप कुछ कर पाएंगे, तो इसको स्वाभाविक तौर पर माना। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 से ज़्यादा है समय, मतलब आप समझिए कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाके उन्होंने चाहे प्रबुद्ध सम्मेलन की बात कर लें, तो एक पूरी ताकत जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाई, तो उसके परिणाम तो स्वाभाविक तौर पर आने के एक 1-to-1 चीज़ें करने का प्रयास किया गया। पन्ना प्रमुखों ने किस तरीके से काम किया, शुरुआती दौर में जरूर लग रहा था कि किस तरीके से, क्योंकि गर्मी का प्रकोप था और वोट ऑफ परसेंटेज बिल्कुल डाउन था, उसको लेकर भी चिंतन मंथन मनन हुआ और रणनीति में फिर फेरबदल हुए। तो ये जो परिणाम आने हैं, अब परिणामों का स्वाभाविक तौर पे इंतजार करना चाहिए, लेकिन मुद्दे दर टू दर, मतलब हर जो फेज था
उसमें मुद्दे जरूर बदलते गए और आक्रामकता जरूर आगे आती हुई दिखी। बिल्कुल, शुरुआत से लेकर अंतिम पड़ाव तक मुद्दों में बदलाव भी देखने को मिला और विपक्ष भी लगातार अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हुए भी मिला। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, लेकिन उससे पहले तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की, चूंकि उनकी साधना खत्म हो चुकी है और लगातार ये खूबसूरत तस्वीर आते हुए जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद है और किस तरीके से अपने गले की माला विवेकानंद जी के चरणों पर चढ़ाते हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, चूंकि ये साधना का जिक्र हो रहा है और साधना प्रधानमंत्री की खत्म हो चुकी है, कल से एक नया मुद्दा छिड़ गया है, वो है प्रधानमंत्री की मौन साधना का। विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि अभी अंतिम चरण बाकी है और उस चरण पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। खासकर उत्तर प्रदेश की अगर ये 13 सीटें और पूर्वांचल की बात करें तो वहां राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा है, सनातन को लेकर सबसे बड़ी बात कही जाती है, आवाज उठती है वहां से। अब उसके बाद ये साधना का प्रभाव क्या आज के मतदान में देखा जा सकेगा? बिल्कुल ऋतु, अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी ऐसा चाहते भी हैं कि जब भी चुनाव हो देश में तो मोदी बनाम विपक्ष हो, और विपक्ष इसी उलझन में उलझता भी है। मोदी जो ग्राउंड तैयार करते हैं उसी पिच पे खेलता हुआ विपक्ष दिखाई देता है। आप याद करिए, एक बार राफेल का मुद्दा उड़ाया गया था एक चुनाव में, दूसरे चुनाव में चौकीदार चोर है का मुद्दा उड़ाया गया था, और इस बार उनकी साधना को लेकर भी तमाम प्रश्न उठे। या मोदी नहीं बोलते हैं अडानी पे, अंबानी पे, इसको लेकर के प्रश्न उठे। और मोदी यही चाहते हैं कि मोदी बनाम विपक्ष चुनाव हो, क्योंकि मोदी वो चेहरा है जो गरीबों में और अमीरों में, व्यवसायियों में, या जो भी सर्विस पेशे वाले हैं, महिलाओं में सबसे आज भी उनकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता वैसे ही बनी हुई है जैसे 2014 में वो एक गुजरात मॉडल लेकर आए थे, जनता के बीच में आए, वाराणसी में आए और उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। इस बार उन्होंने ये भी बोला कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। तो मोदी यही चाहते भी हैं कि जो चुनाव हो मेरे चेहरे पे हो, क्योंकि ज्यादातर लोकसभा सीटों पे ऐसा देखने को भी मिलता है, इस बार भी देखने को मिला कि सांसद से तो लोग नाराज हैं, लेकिन मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे, या ये कहिए राशन, शासन, अनुशासन, जो ये 3 कड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, उसके दम पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिल रहा है, मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है। अगर हम यूपी के सिनेरियो में बात करें तो ये वो इलाका था, पूर्वांचल का अगर बात करें, जहाँ पे अपहरण और हत्याएं एक उद्योग के रूप में चला करती थी। कब किसके बच्चे का, किस डॉक्टर के बच्चे का, किस इंजीनियर के बच्चे का अपहरण हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं लेता था। लेकिन मार्च 2017 में दिन बदले, योगी आदित्यनाथ सूबे की कमान संभाले, उसके बाद से ऑपरेशन जो चलाया ये माफियाओं पे, अपराधियों पे, जिस तरह से एनकाउंटर हुए एसटीएफ से, पुलिस के माध्यम से अपराधियों माफियाओं का सफाया हुआ, महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह से उनका ऑपरेशन मजनू चला, आज महिला मिशन शक्ति के तहत जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम किया, और आज भी मैं तमाम महिला मतदाताओं से जब सवाल पूछ रहा था कि आखिर किन मुद्दों पे आप वोट कर रही हैं, तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और जो महिला वर्ग में योगी की और पीएम मोदी की लोकप्रियता है, विश्वसनीयता है, उसे साबित होता है कि अभी इंडिया गठबंधन को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप पीएम मोदी पे हमलावर तो हो सकते हैं, सीएम योगी पे हमलावर तो हो सकते हैं, लेकिन जो जनता के बीच में उन लोगों ने अपना विश्वास कमाया है, उस विश्वास को कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि पीएम मोदी जब कहते हैं कि हमको देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, तो जनता को विश्वास होता है। अगर आईटी, इनकम टैक्स, ईडी की जो भी सीबीआई, इन सब की कार्रवाई होती है, रेड पड़ती है, तो जनता उससे खुश होती है कि जिन लोगों ने पैसा लूटा है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आप चाहे जितना चिल्लाएं कि संविधान नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र। ठीक है राघवेंद्र, क्योंकि राजकुमार आपके पास में आना चाहूंगी। लगातार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां वो मौन साधना से वापस आ चुके हैं, लेकिन इसको भी विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया। लगातार विपक्ष कहता हुआ भी नजर आ रहा है कि इसका असर चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एक, अगर इसको कहा जाए तो मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि एक मौलिक अधिकार है। अगर कौन आदमी कब साधना करेगा, कब पूजा करेगा, कब नहीं करेगा, ये उसका निजी एक व्यक्तिगत मसला होता है। चुनाव प्रचार, अगर इस पूरे सिनेरियो को देखो तो ध्यान देने की आवश्यकता है। कल शाम को 5:30 बजे चुनाव प्रचार बंद हुआ। जब चुनाव प्रचार बंद हुआ तो उसके बाद स्वाभाविक तौर पर उसकी निजी अपनी जिंदगी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको साधना के तौर पर माना।
और साधना के तौर पर भी लेके चुनाव आयोग को शिकायतें की गई कि भाई इसका प्रचार नहीं होना चाहिए, प्रसार नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार वो वोट नहीं मांग रहे हैं। अगर वो फोटो दिखाए भी जा रहे हैं, कोई आदमी अगर कोई साधना कर भी रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद उसकी निजी अपनी व्यक्तिगत, शायद मेरे ख्याल से वो एक उसका निजी मुद्दा बन जाता है। लेकिन राजनीतिक मुद्दा इसको जिस तरीके से बनाया गया, उसका स्वाभाविक तौर पर उसका प्रचार जिस तरीके से हुआ, तो जब पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ जाती है, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ आदमी भी अगर उस चीज़ को देखा है, अगर शायद हो सकता है कि चुनाव आयोग को चिट्ठी ना लिखी जाती तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। और मुद्दा इसलिए भी बना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा निकले और जाकर उन्होंने अपनी साधना शुरू कर दी और उसको विपक्ष ने एक मुद्दा बना दिया। जिन लोगों को नहीं भी पता था, उन लोगों को पता लगा और मीडिया का भी पूरा फोकस उसकी तरफ गया स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि जब एक मुद्दा बनता है तो मुद्दा अंतिम पायदान पर खड़े हुए किसी आदमी को आप कैसे मना करेंगे कि वो ना देखे। तो एक जो इसका प्रचार हुआ, उस प्रचार का माइलेज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को जरूर जाता हुआ दिखेगा। वोटर जो वोट थोड़ा बहुत, देखिए आप एक अपने आप को एक वोटर मान के देखिए, जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं तो आप ईवीएम मशीन को देखते हैं। ईवीएम मशीन में कई बार ये देखते हैं कि ये पार्टी अच्छी है लेकिन कैंडिडेट अच्छा नहीं है, ये कैंडिडेट अच्छा है लेकिन पार्टी अच्छी नहीं है। और ऐसी स्थिति में मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसी स्थिति में बहुत सारे वोटर ऐसे हैं, चलिए बिल्कुल राजकुमार, आवाज से फिर वोट दे ही देते हैं। राजकुमार आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि देखिए लगातार आपने कहा कि ये एक मौलिक अधिकार यहाँ पर हो सकता है कि किसको कब मौन साधना में जाना है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार इसको मुद्दा भी बना रहा है। और देखिए अंतिम पड़ाव है, अंतिम पड़ाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और वोटिंग लगातार जारी है। प्रतिशत भी हमने हमारी जो दर्शक है हमारे उनको हमने बताया कि किस तरीके से इस महामतदान की कवरेज की जा रही है। तो चलिए अब बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।